तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए। सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आगे के जो टॉपिक हैं वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, सब में क्षेत्रफल सदिश का यूज है। तो अगर आप क्षेत्रफल सदिश को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आगे के टॉपिकों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होगी वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो सबसे पहले मैंने लाइन लिख दी है आपके समक्ष कि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। सबसे आसान परिभाषा आपके समक्ष लिखी, जिसकी जो दिशा होती है वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। ये क्षेत्रफल वेक्टर की क्या हो गई परिभाषा? क्या बोलेंगे कि यह एक सदिश राशि है जिसकी जो दिशा होती है वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अब इसको समझेंगे। हम यहाँ पर एक पृष्ठ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पृष्ठ बना लेते हैं। ये मैंने आपके समक्ष एक पृष्ठ बना दिया। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ए। अगर हमने ए लिखा तो ये क्षेत्रफल का परिमाण बता रहा है। हमने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया तो ये सदिश बना है, अभी वेक्टर ना। अब ये परिमाण हो गया। अब अगर हमें इस क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश की दिशा ज्ञात करना है तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत हम एक रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे? अभिलंबवत एक रेखा खींच देंगे। तो ये मैंने मान लीजिए इस पृष्ठ पर एक अभिलंबवत रेखा खींच दी। जो मैंने ये अभिलंबवत रेखा खींची बाहर की ओर है, और इस अभिलंबवत रेखा के अनुदिश जो एकांक सदिश है वो आपका एन कैप है। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो इसी की दिशा में होगी, अर्थात जो ये आपका एरिया था इसके वेक्टर की दिशा यानी इसके सदिश की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। जो मैंने ये इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर रेखा खींची है इसी के अनुदिश होगी क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा। क्षेत्रफल वेक्टर को हम इस चीज से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये प्रतीक होता है क्षेत्रफल वेक्टर का। ए फॉर एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, और तीर लगा दी। तीर हमेशा वेक्टर को बताती है। वेक्टर का मतलब सदिश, सदिश का मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों पाई जाए। तो क्षेत्रफल सदिश जो होती है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो हमने इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक रेखा खींची, और जो ये अभिलंबवत रेखा खींची इसके अनुदिश एक एकांक सदिश एन कैप माना, तो इसकी जो दिशा है इसी को हम क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा कहते हैं। और जो ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है ये किसके बराबर होता है? इस एकांक सदिश एन कैप और जो क्षेत्रफल का परिमाण होता है इसके डॉट प्रोडक्ट के गुणनफल के बराबर होता है। क्षेत्रफल वेक्टर को हम वेक्टर ए से लिखते हैं। वेक्टर ए बराबर होता है एन कैप इंटू में ए, जहाँ ध्यान से समझिएगा, जहाँ जो एन कैप होता है वो एकांक सदिश होता है। ठीक है, जो अभिलंबवत बाहर की ओर रेखा खींची गई है इसके अनुदिश एकांक सदिश होता है। इसको एकांक लंब कोणिक सदिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस एकांक सदिश का मतलब जिसका परिमाण एक हो, सीधी सी बात। और जो ए होता है ये क्षेत्रफल के परिमाण को बताता है, अर्थात क्षेत्रफल के मैग्नीट्यूड को बताता है। क्षेत्रफल का क्या है? ये परिमाण है। ठीक है, तो मैंने पृष्ठ आपके समक्ष ऐसा लिया तो आपने क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को ऐसे शो किया। अगर हम पृष्ठ कुछ ऐसा ले लें, ये ऐसे अगर पृष्ठ ले रहे हैं तो इस पृष्ठ के जो परपेंडिकुलर रेखा होगी वो कुछ इस दिशा में होगी। जो ये परपेंडिकुलर रेखा खींची गई है यानी जो अभिलंबवत रेखा खींची गई है इसके अनुदिश एकांक सदिश को हम एन कैप मान लेते हैं। तो जो ये मान लीजिए आपका क्षेत्रफल इस पृष्ठ का ए है, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी जो इस पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा खींची गई है इसी की दिशा में होगी। ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो जाएगी। अगर पृष्ठ अल्प होगा तो आप डी लगा देंगे। अगर पृष्ठ अल्प बात नहीं हो रही, अर्थात अगर पृष्ठ डी ए नहीं है तो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर नहीं कहा जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ए है तो क्षेत्रफल वेक्टर को हम ए वेक्टर से लिखेंगे। पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर डी ए है मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्प है तो डी ए वेक्टर यहाँ लिखा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये आपका क्या है? एरिया वेक्टर है। ये क्या है? अभिलंबवत जो खींची गई रेखा है उसके अनुदिश एकांक सदिश है, और ये क्या है? क्षेत्रफल का परिमाण है। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो एन कैप इंटू में ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हो गई क्षेत्रफल सदिश की बात। अगर हमारा कोई पृष्ठ ऐसे है तो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर रेखा ऐसे होगी, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो जाएगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। एकांक सदिश कितना हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा। ठीक, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ए, बात समझ में आ गई? अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए तो ए जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी वो डी ए वेक्टर हो जाएगी। इसको डी ए वेक्टर कहा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अर्थात पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर अल्प है तो क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर लिखा जाएगा। डी का मतलब होता है अल्प। समझ गए कि नहीं? अगर कहीं पर डी लिखा है इसका मतलब पृष्ठ क्या है?
अल्प है, क्षेत्रफल क्या है, अल्प है। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्षेत्रफल सदिश के बारे में समझ गए होंगे, इसका सूत्र भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। अर्थात किसी पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो उस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर खींची गई दिशा के अनुदिश होती है। क्लियर भी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब इसके बाद आगे हम जानेंगे समतली कोण के बारे में। समतली कोण क्या होता है, ठीक है। अगर हम समतली कोण को जान जाएंगे तो जो हमारा अगला टॉपिक है घन कोण, उसको भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समतली कोण को समझेंगे। तो पहली हेडिंग आप लगाएंगे समतली कोण। समतली कोण किन आकृतियों में बनता है, जो आपकी 2D आकृतियाँ होती हैं, अर्थात जिनमें केवल और केवल क्षेत्रफल पाया जाता है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा समतली कोण। समतली कोण क्या होता है, समतली कोण की अगर जैसे हम बात करें तो कोई वृत्त है, ठीक, वृत्त की कोई चाप है, मान लीजिए ये ए से लेकर के बी तक एक ये वृत्त की चाप है, ये वृत्त की चाप है। तो वृत्त की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, जो कोण अंतरित किया जाता है इसी को क्या कहते हैं, समतली कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, समतली कोण कहते हैं। और कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। सभी लोगों को पता है कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण को लिखते हैं थीटा से और चाप को किससे लिखते हैं, एस से, और त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। बात समझ में है कि नहीं आई। अच्छा, अगर ये चाप की लंबाई एस है, एस नहीं मान लीजिए डीएस है, डीएस का मतलब है चाप की लंबाई अल्प है। तो चाप की लंबाई अगर अल्प है तो इस चाप अल्प लंबाई के चाप द्वारा जो केंद्र अंतरित होगा वो भी अल्प होगा। पूरा कोण तो ज़्यादा होगा ना, तो अल्प कोण को किससे लिख लेंगे हम, डी थीटा से, ठीक। तो डी थीटा बराबर हो जाएगा डी एस अपान में आर। अगर हमको संपूर्ण चाप द्वारा अंतरित कोण का मान निकालना है तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम पूरा घूमेंगे तो कितना घूमेंगे, आप सभी को पता 360 डिग्री घूमेंगे। लेकिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अतः यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, अतः संपूर्ण कोण की अगर हम बात करेंगे तो जो ये अल्प कोण बना है इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। डी थीटा बराबर डी एस बाई आर। अच्छा, डी थीटा का समाकलन मैंने बताया कितना होता है, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, इस संपूर्ण चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा। ये केंद्र ओ है आपका, ठीक है। अभी तक जो डी यहाँ पर मैंने थीटा लिखा, इसको आप डी थीटा बना लीजिएगा, क्योंकि अल्प चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा वो भी अल्प होगा, इसलिए उसको डी थीटा से लिख दिए। अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो जो अल्प चाप द्वारा अंतरित कोण है इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण कोण निकालने के लिए समाकलन कर देंगे, डी थीटा का समाकलन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि डी एक्स का जो समाकलन होता है वो कितना होता है, एक्स। देखिए यहाँ पर डी एस है, मतलब हम एस के सापेक्ष समाकलन करने गए हैं, तो आर जो हो जाएगी वो अचर राशि हो जाएगी, उसको बाहर कर देंगे, और समाकलन किसका हो जाएगा, डी एस का। तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/r, और डी एस का समाकलन कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। जैसे डी एक्स का एस हुआ, एस क्या है, एस इस पूरे चाप की लंबाई है। पूरे चाप की लंबाई कितनी होगी, अगर वृत्त की त्रिज्या आपकी आर है, कितनी है, आर, तो पूरे चाप की लंबाई होती है 2πr। कितनी होती है, 2πr लिखेंगे, जहाँ जो s की वैल्यू है वो कितनी है, 2πr। जब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए s की वैल्यू रख देंगे 1/r इंटू में 2πr, तो r से r कैंसिल, थीटा कितना हो जाएगा, 2π। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण चाप द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण का मान होता है वो कितना होता है, 2π। इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि घन कोण को भी ऐसे ही बताना है। तो जब आप कोण को समझ जाओगे तो घन कोण को भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अच्छा, आगे यहाँ पर हम बात करें तो जो कोण का मात्रक होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक रेडियन की परिभाषा से आप एक रेडियन कोण से आप क्या समझते हो, ठीक। तो एक रेडियन की परिभाषा, अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, एक रेडियन की परिभाषा। इसको हम क्यों समझा रहे हैं, जिससे घन कोण आपको समझ में आ जाए। जो कोण होता है वो उन वस्तुओं में बनता है जिनमें केवल और केवल क्षेत्रफल पाया जाता है, जैसे वृत्त, समझ गए कि नहीं समझे। और घन कोण किसमें बनता है, जिसमें क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी पाया जाता है, जैसे गोला, समझ गए, उसमें क्षेत्रफल का भी सूत्र था और आयतन का भी। एक रेडियन की परिभाषा देना है, अर्थात थीटा का मान यहाँ पर इस सूत्र में हमको रखना है 1। अगर हम थीटा का मान 1 रखेंगे तो जो डी एस की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के। किसके बराबर हो जाएगी, आर के। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक रेडियन वह कोण है। देखिए भाई, अगर हम डी एस को आर के बराबर कर देंगे तो जो थीटा का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा, और थीटा का मात्रक कितना होता है, रेडियन होता है। तो हम कह सकते हैं थीटा का मान 1 रेडियन कब आएगा, जब डी एस का मान आर के बराबर होगा। अर्थात
जो ये चाप है, इस चाप की लंबाई अगर इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो इस चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण का मान होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। अर्थात हम कहेंगे जब चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाए तो चाप की लंबाई के द्वारा या तब उस चाप के द्वारा केंद्र पर जो आंतरिक कोण का मान होता है वो 1 रेडियन कहलाता है। समझ गए मेरी बात को? तब उस चाप द्वारा जो अंतरित केंद्र पर कोण होता है वो कितना होता है, 1 रेडियन। कब? जब इस चाप की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर जब ds बराबर dr किया गया तो कब हुआ है, जब थीटा की वैल्यू 1 रखी गई है, अर्थात थीटा का मान 1 रेडियन रखा गया है, तब ds की वैल्यू किसके बराबर, dr। अर्थात 1 रेडियन कोण तभी बनेगा जब इस चाप की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी। तो इस तरीके से मैंने समतली कोण को समझाया। अब यहाँ पर हम समझेंगे किसको भाई, घन कोण को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर इसको आप समझ गए हैं तो घन कोण को समझने में आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी। इसे रब कर देते हैं और हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी क्या भाई, घन कोण, सॉलिड एंगल इसको बोलते हैं। अब हम घन कोण को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके सारे फार्मूलों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा घन कोण। बहुत अच्छे से इन सब बातों को भैया समझिएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये चीज़ें आप समझ गए ना तो आपको ना न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी ना डेरिवेशन में दिक्कत होगी। घन कोण की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गोला है, क्या है, कोई गोला। मैंने क्या कहा, घन कोण कहाँ बनेगा, जिन आकृतियों में क्षेत्रफल के साथ साथ आयतन भी पाया जाए। तो ये एक हमारे पास गोला है, ठीक है, ये गोला है और गोले पर मैंने एक अल्प पृष्ठ ले लिया है, ठीक। इस अल्प पृष्ठ को देखो अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल को ऐसे लिखते हैं, अल्प पृष्ठ तो यहाँ पर ds को व्यक्त करेंगे। इस अल्प पृष्ठ, ये जो गोली अल्प पृष्ठ लिया है, इसकी स्पर्श रेखाओं द्वारा इसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा, ये केंद्र है, इसके केंद्र पर जो आंतरिक कोण होगा इसको हम कहते हैं डी ओमेगा। डी ओमेगा क्यों लिखा, हालांकि कहते ओमेगा है, लेकिन चूंकि अल्प पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है इसलिए हमने डी ओमेगा लिख दिया। इसी ओमेगा को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए गोली पृष्ठ है, इस गोली पृष्ठ पर मैंने पहले अल्प पृष्ठ मान लिया, तो किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उस कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या परिभाषा में लिखेंगे, मैं बोले दे रहा हूं, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप लिख सकते हो किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। घन कोण को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगर हम गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए मान रहे हैं, अर्थात इस पूरे गोले के पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ डीए ले रहे हैं और इस अल्प पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण अगर हमारा डी ओमेगा है, तो जो घन कोण होता है, घन कोण का सूत्र क्या होता है, लिख लीजिएगा, घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल किसका, जिस एरिया के द्वारा घन कोण बना हुआ है, क्षेत्रफल और बट्टे में क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर। ये घन कोण का सूत्र होता है, ठीक है। घन कोण को किससे लिखते हैं, ओमेगा से। क्योंकि अल्प पृष्ठ द्वारा केंद्र पर कोण बना है तो इसको डी ओमेगा से लिखेंगे, क्योंकि अल्प पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण भी क्या होगा, अल्प होगा, इसलिए डी ओमेगा। क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे, डी से, और बट्टे में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आपका हो गया घन कोण का सूत्र। घन कोण का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। बात समझ में कि नहीं? अच्छा, हमने इस गोली पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण का मान निकाला तो डी ओमेगा आया। कितना आया, डी ओमेगा आया। अच्छा, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण का मान निकालें तो कितना आएगा, उसको भी यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, किसके द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जब गोले के केंद्र पर अंतरित कोण निकालेंगे तो जो अल्प पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण डी ओमेगा है, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक। तो डी ओमेगा का मान कितना है, तो आप कहेंगे डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा, डी हट जाता है हमेशा समाकलन करने के वक्त, और ओमेगा हो जाएगा संपूर्ण गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे अभी हमने कोण में बताया, इसमें 1/r स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और डी ए का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। जहाँ जो ए है
वो इस गोले का क्षेत्रफल है। अगर गोले की त्रिज्या r मान लें तो गोले का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो 4πr² होता है। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1/r², इंटू में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4πr²। r² से r² कैंसिल, तो यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 4π। अर्थात किसी गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है 4π स्टेरेडियन का कोण अंतरित करता है, क्योंकि ओमेगा का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। अब यहाँ से देखिए एक पर एक सूत्र ये बन गया कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब पूरे गोली पृष्ठ के कारण गोले पर जो अंतरित कोण होता है वो 4π होता है, और घन कोण बराबर कितना होता है DA/r² होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और एक चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद एक स्टेरेडियन की परिभाषा भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ये जो केंद्र है, केंद्र O से r मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P है, ये दूरी कितनी है r, त्रिज्या कहलाएगी। अगर इस पृष्ठ के अभिलंबवत कोई रेखा खींचे जिसका एकांक सदिश n हो और जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो वो आपकी DA वेक्टर ऐसे हो और इसके बीच बना कोण थीटा हो। ध्यान दीजिएगा, जो हमने पृष्ठ के अभिलंबवत रेखा खींची है जिसके अनुदिश एकांक सदिश n है और क्षेत्रफल वेक्टर DA वेक्टर है, और इसके बीच अगर एंगल की बात हो जाए कि इसके बीच का एंगल यानी n और DA वेक्टर के बीच का कोण अगर थीटा है, तो इस स्थिति में यदि आप लिख लीजिएगा अगले, यदि n व DA वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो जो ओमेगा का सूत्र होगा, अर्थात जो घन कोण की वैल्यू होगी, देखो अल्पे पृष्ठ द्वारा बात हो रही तो घन कोण भी कितना होगा डी ओमेगा बराबर सूत्र हो जाएगा DA cos थीटा बटे में कितना भाई r²। या इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सूत्र आया कैसे, आप सभी को पता है, जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उनके परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर DA और n का डॉट प्रोडक्ट हुआ है, तो DA इंटू में n और इंटू में कितना cos थीटा, लेकिन n है एकांक लंबकोणिक सदिश और इसका परिमाण 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 से गुणा कर दिया गया है और उसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो अर्थात यह इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये रहा होगा डी ओमेगा बराबर n डॉट कितना हो जाएगा DA और बटे में कितना r²। जब इनका डॉट प्रोडक्ट हुआ है तो इनके परिमाण देखिए, DA का परिमाण DA वेक्टर का परिमाण DA हो जाएगा, n एकांक सदिश इसका परिमाण 1 हो जाएगा। ठीक, और इनटू में इनके बीच बने कोज्या कितनी है cos और एंगल कितना थीटा, तो cos थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये होगा कितना n DA cos थीटा, लेकिन n की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि n क्या है एकांक लंबकोणिक सदिश। तो चाहे ऐसा लिखिए और चाहे ऐसा लिखिए, लेकिन इस सूत्र का यूज अभी गॉस की प्रमेय में होगा। जब n और DA वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो डी ओमेगा का सूत्र होता है DA cos थीटा बाई r²। इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पर अगली हेडिंग आप डालेंगे एक स्टेरेडियन की परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में एक स्टेरेडियन की परिभाषा भी पूछी जाती है। इसे मैं रब कर दूं भाई, नोट्स आप सभी को इसका सबका मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ गोले के केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है 4π, ये भी याद रखिएगा। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा एक स्टेरेडियन की परिभाषा। इसको भी भली बात समझ लेते हैं, एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है। देखिए अभी मैंने बताया घन कोण का जो सूत्र होता है डी ओमेगा बराबर DA/r²। ठीक है, तो अगर DA जो हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे मैंने कोण की परिभाषा बनाई थी, यदि DA r² के बराबर हो, DA किसके बराबर स्क्वायर हो r² के बराबर हो, तो हम ये कह सकते हैं कि डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 1 स्टेरेडियन होगी। कितनी होगी आप कहेंगे 1 स्टेरेडियन। अगर इसका मान 1 रखेंगे तभी DA बराबर r² आएगा कैंची गुणा करने पर। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 स्टेरेडियन वह कोण होता है जो उस गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक स्टेरेडियन कोण कब आया है, एक स्टेरेडियन कोण तब आया है जो ये आपका क्षेत्रफल है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है। उस देखो जो कोण बनेगा घन कोण वो पृष्ठ के द्वारा ही तो केंद्र पर बनेगा। तो हम कहेंगे एक स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है, जबकि उस गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए।
तब उस गोले के पृष्ठ द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित होगा वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। आप ऐसा कह सकते हो, क्या कहोगे कि यदि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तब उस गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण का मान 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा। एक बार और सुनिएगा, क्या बोलेंगे, यदि किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तब उस स्थिति में गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण का मान 1 स्टेरेडियन होता है। ये 1 स्टेरेडियन की परिभाषा हो गई। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने लिख ली होगी, क्योंकि 1 स्टेरेडियन की परिभाषा यहाँ पर बनाई ही जाती है। समझ गए? चलिए, ये बात हो गई घन कोण की। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब हम वैद्युत फ्लक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। लेक्चर थोड़ा जरूर बढ़ा जाएगा, लेकिन आज की क्लास में हम गॉस की प्रमेय को भी सिद्ध करा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स को भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये सारी बातें समझना भैया बहुत ज़रूरी है, ये समझेंगे नहीं तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगली हमारी परिभाषा हो जाएगी, किसकी परिभाषा हो जाएगी? वैद्युत फ्लक्स की। अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत फ्लक्स। बहुत आसान शब्दों में आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं कि कोई आवेश है अगर, तो आवेश के चारों ओर होता है अपना एक क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसे ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। आवेश के चारों ओर एक अपना एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले आए, ये हथेली को समझ लीजिए, इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक काल्पनिक पृष्ठ को रख दिया, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं जो कि वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? इस काल्पनिक पृष्ठ से निकलना शुरू हो जाएंगी, यानी इस काल्पनिक पृष्ठ में प्रवेश करेंगी और इस काल्पनिक पृष्ठ से निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इस वैद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है, इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है वो इस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। परिभाषा आप सभी लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप है वो उस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। एक बार अगेन सुनिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम उस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? हमने क्या कहा, कोई आवेश है तो उसके चारों ओर अपना एक एरिया होता है जिसको मैंने पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र बताया। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, और अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ रख देते हैं तो उस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही होती हैं उन्हीं की संख्या को उस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब मैंने जैसे मान लीजिए एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया और इस काल्पनिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? dA। कितना है? dA। और इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी मैंने बताया, ये आपकी इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर हो जाएगी, dA वेक्टर। तो इस काल्पनिक पृष्ठ dA से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा? अल्प होगा। हालांकि फ्लक्स को हम लिखते किससे हैं? फाई से लिखते हैं, लेकिन अगर अल्प पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी अल्प होगा, इसलिए मैंने डी लगा दिया। डी फाई ई बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र ई, ये वैद्युत बल रेखा है, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ई, और इनटू में कितना हो जाएगा? डी। अगर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और जो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी दिशा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है या एक ही दिशा में, मान लीजिए कोण की बात नहीं की जा रही, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू में डी ए वेक्टर। और अगर ये कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्रफल सदिश है और जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके बीच कोई एंगल बन रहा है, मान लीजिए थीटा कोण बन रहा है, यदि वेक्टर ई व क्षेत्रफल सदिश डी ए के बीच का कोण थीटा हो तो इस स्थिति में जो डी फाई ई होगा वो हो जाएगा ई इंटू में डी ए और इंटू में कॉस थीटा के बराबर। क्यों हो जाएगा? ध्यान से समझिए। हम जानते हैं कि जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका सूत्र क्या होता है? दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर
वेक्टर ई और वेक्टर डी ए ये दोनों सदिश राशियाँ थी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इनके परिमाण और इनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा यदि इनके बीच का एंगल थीटा होगा। तो वैद्युत फ्लक्स मैंने क्या बताया, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को कहते हैं। ठीक, और अगर मान लीजिए हम काल्पनिक पृष्ठ जो रख रहे हैं उसका जो क्षेत्रफल है वो अल्फा यानी डी ए है और इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा डी ए वेक्टर है, वैद्युत क्षेत्र आपका वेक्टर ई है, तो डी फाई बराबर होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर जो मैंने ये क्षेत्रफल सदिश रखा, क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल वाला कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा है, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच बना कोण कितना हो, थीटा हो, तो जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा। ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया। अगर मान लीजिए पृष्ठ आपका कोई संपूर्ण पृष्ठ की बात की दी जाए, अर्थात कोई पृष्ठ मान लीजिए गोली पृष्ठ रख दी जाए इसके चारों ओर और पूरे गोली पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ ले जाए, तो आप इसका समाकलन कर देंगे और जब समाकलन कर देंगे तो डी फाई का समाकलन फाई ई हो जाएगा और ई हो जाएगा इस इंटू में ये कितना हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अर्थात इसका जब तुम समाकलन करोगे डी फाई ई बराबर समाकलन ऑफ ई इंटू में डी ए इंटू में कॉस थीटा, तो इस सूत्र को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। डी फाई ई का समाकलन कितना हो जाएगा फाई ई, जहाँ फाई ई क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, पूरे पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ई वैद्युत क्षेत्र बाहर आ जाएगा, डी ए का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा ए हो जाएगा और कॉस थीटा भी आपका बाहर हो जाएगा। केवल डी ए का समाकलन होगा क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ए की जात वालों का केवल समाकलन होगा और ये ई और कॉस थीटा ए जैसी नहीं है इसलिए इनको बाहर कर लेंगे, डी ए का समाकलन ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा ई इंटू में ए कॉस थीटा। समझ गए, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, जब अल्प पृष्ठ की बात होगी तो ये लिखेगा और संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो ये सूत्र लिखिएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर अब बात करें वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है, तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ में जब प्रवेश कर रही होती हैं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं काल्पनिक पृष्ठ में क्या होती है भाई, जब प्रवेश कर रही हों, ध्यान दीजिएगा, जब प्रवेश कर रही होंगी तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्रवेश कर रही होंगी वैद्युत बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ में प्रवेश कर रही होंगी तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, आप कहेंगे ऋणात्मक होगा। और अगर इस पृष्ठ से बाहर निकल रही होंगी तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, तो आप कहेंगे धनात्मक। प्रश्न पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक कब ऋणात्मक होगा, तो काल्पनिक पृष्ठ में जब वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और जब उस पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक। ये याद रखिएगा। वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमा की भी बात करेंगे यहाँ पर, तो अगली हेडिंग लगा लीजिएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक, मात्रक निकालना बहुत आसान। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का अगर हमें मात्रक निकालना है तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है ई इंटू ए के बराबर होता है, कोस थीटा इसका कोई मात्रक होगा नहीं, ई इंटू डी ए होता है। समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अच्छा, दूसरा मात्रक भी बना सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक मैंने बताया था वोल्ट प्रति मीटर, बताया था कि नहीं बताया था, इंटू में डी ए मतलब क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर को काटेंगे तो ये आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स के दो मात्रक, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और दूसरा वोल्ट मीटर भी होता है। ये वैद्युत फ्लक्स के मात्रक हो गए। विमा निकालना बहुत आसान है, विमा निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन की विमा होती है mlt-2, कितनी होती है mlt-2, n2 में मीटर स्क्वायर है, मीटर की विमा को l से लिखते हैं l स्क्वायर, बटे में आ जाइए कूलाम की विमा कितनी होती है at, इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा m l स्क्वायर और l का गुणा कितना हो जाएगा l की पावर 3, t की पावर -2, ये t की पावर 1 ऊपर जाएगा, t की पावर -1, t की पावर -2, t की पावर -3 और a की पावर 1 ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। इस तरीके से ये आपकी जो आ गई, ये वैद्युत फ्लक्स की विमा आ गई, ml की पावर 3, t की पावर -3, a की पावर -1। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी जान गए होंगे, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र भी जान गए होंगे, अल्प पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। और अगर हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर, और बीमा भी मैंने आपके सामने निकाल दी। अब इसकी स्थितियां भी होंगी। स्थितियां क्या होंगी, ये जो काल्पनिक पृष्ठ है ये वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत रखा है, समांतर रखा है, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। स्थितियों का समझना बहुत जरूरी है, इसको आप कर दें, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। देखिए भाई, अब आप हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां। क्या हेडिंग डालेंगे भाई, विशेष स्थितियां। दो स्थितियां मुख्य हैं आपकी, विशेष स्थितियां। अगर इनको आप समझ गए
तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि आप इनको समझ गए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बनी रहती है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए अगर वैद्युत बल रेखा हमारी ऐसे गुजर रही, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखा हमारी ऐसे गुजर रही, ठीक। पहली कंडीशन ये है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही। अगर हम क्या करते हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ रख देते हैं। ये हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ है, इसको इसके परपेंडिकुलर हमने रख दिया, ये इसके मैंने परपेंडिकुलर ही तो रखा, वैद्युत बल रेखा ऐसे और मैंने ये क्या किया, काल्पनिक पृष्ठ को इसके परपेंडिकुलर रख दिया। जब हम इसके परपेंडिकुलर रख देंगे तो मैंने भी बताया था कि कोई काल्पनिक पृष्ठ जो होता है उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। तो देखिए भाई, क्षेत्रफल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है ऊपर की ओर है और पृष्ठ को हमने इसके परपेंडिकुलर रख दिया है, अर्थात थीटा बराबर कितना है, इसके बीच 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस ये जो मैंने क्या रखा है, काल्पनिक पृष्ठ रखा है, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा तो ऊपर एक ही ओर होगी। जब हम पृष्ठ को अभिलंबवत इसके रख रहे हैं तो इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऊपर एक की ओर होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर एक की ओर होगी। अर्थात इस स्थिति में जो एंगल बनता है वो आपका 0 डिग्री बनता है। अर्थात जब किसी काल्पनिक पृष्ठ को हम वैद्युत बल रेखाओं के परपेंडिकुलर रखते हैं तो उस स्थिति में जो ई और डी ए यानी जो क्षेत्रफल सदिश इसके बीच का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, मतलब एक ही दिशा में होने की वजह से। तो इस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर सूत्र लगाएंगे ई इंटू में ए और इंटू में कॉस और ये आपका 0 हो जाएगा। जब हमने पृष्ठ को इस वैद्युत बल रेखाओं के परपेंडिकुलर रखा तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा और ये जो वेक्टर ई है इसकी दिशा एक ही दिशा में होने की वजह से कोण कितना हो गया, 0। अर्थात लंबवत स्थिति में जब पृष्ठ को हम लंबवत रखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के तो एंगल कितना बनता है, 0। और विद्यार्थी लोग गलती क्या करते हैं, 90 डिग्री रख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो इस स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो ई इंटू में ए होता है। अर्थात किसी पृष्ठ को या किसी काल्पनिक पृष्ठ को वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत रखा जाता है तो वैद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हम समांतर रख दें, ये जो काल्पनिक पृष्ठ है ये काल्पनिक पृष्ठ ऐसा है, समांतर रखने का मतलब इसको ऐसे रख दें, वैद्युत बल रेखाएं भी ऐसे हैं और पृष्ठ को भी ऐसे रख दें। तो जब पृष्ठ को ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऐसे और वेक्टर वी की वेक्टर ई यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे, इसके बीच कितना एंगल बना आप बताओ, क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बीच कितना एंगल बना, 90 डिग्री। अर्थात जब हम समांतर पृष्ठ को रखते हैं तो थीटा कितना बनता है, 90 डिग्री, और 90 बनेगा तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा, गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ई इंटू में ए इंटू में cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अर्थात इस स्थिति में जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। जब हम पृष्ठ को वैद्युत बल रेखाओं के क्या रखते हैं भाई, समांतर, तो जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। और जब लंबवत रखते हैं तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ए होता है जो कि मैक्सिमम होता है। तो ये थी वैद्युत फ्लक्स की दो विशिष्ट स्थितियाँ, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसी में जान लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। अच्छे तरीके से हम गॉस की प्रमेय को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग लगाएंगे गॉस की प्रमेय। आपको कौन सी हेडिंग लगाना है, गॉस की प्रमेय, और सबसे आसान शब्दों में हम गॉस की प्रमेय को समझाने वाले हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हेडिंग लगा लीजिए भाई गॉस की प्रमेय। सबसे पहले गॉस की प्रमेय का कथन हम जानेंगे कि गॉस की प्रमेय कहती क्या है। देखिए गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। किसके लिए लागू होती है, एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान से समझ लीजिएगा पहले इसका कथन, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या भाई, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश मान लीजिए आपका क्यों है, क्यों का 1/ε0 गुना होता है। ये होती है गॉस की प्रमेय। अर्थात इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश का कितना होता है, 1/ε0 यानी Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है। जैसे हम बात करें, हमारे पास एक बंद
पृष्ठ है आपके सामने, मान लीजिए कि मैंने बंद पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? एक बंद पृष्ठ ले लिया। और इस बंद पृष्ठ पर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर की गणना करते हैं, मानते हैं, कल्पना करते हैं कि एक अल्पांश क्षेत्रफल है आपका, जिसको हम डीए से व्यक्त करेंगे। किससे? डीए से। इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा अभिलंब, इस पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश एन कैप आपका हो जाएगा, एकांक लंब कोणीय सदिश एन कैप। और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो जाएगी, ये आपका केंद्र हो गया। इस पृष्ठ द्वारा इस गोले के केंद्र पर अंतरित कोण जो हो जाएगा डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। और इस केंद्र से यहाँ इस बिंदु तक की जो दूरी हो जाएगी, ये ओ हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसकी दूरी को मान लेते हैं आर। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बंद पृष्ठ माना, बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल की हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। अल्पांश क्षेत्रफल जो हमने कल्पना की है पृष्ठ के, इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर अभिलंबों एक बाहर क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं। हम जानते हैं किसी क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो पृष्ठ से अभिलंबों बाहर की ओर होती है। देखिए, ये ओ से लेकर के पी तक की दूरी ये क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या कहलाएगी। इसको हम स्मॉल आर से व्यक्त कर दिए भाई। और इस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो आपका घन कोण होगा, क्योंकि अल्प पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है, इसलिए इसको डी ओमेगा से हम व्यक्त करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और इस बिंदु ओ पर एक आपका आवेश रखा है। क्या रखा है? आवेश रखा। क्योंकि आवेश नहीं रखा होगा तो उससे वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकलेंगी, और जब वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी नहीं तो पृष्ठ से बाहर नहीं निकलेंगी, और जब वैद्युत बल रेखाएं ही नहीं निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? काल्पनिक प्लेट से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। तो हमने आवेश रखा। आवेश के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं के रूप में चलता है। ये वैद्युत बल रेखाएं इस काल्पनिक प्लेट से जितनी ज़्यादा निकलेंगी वही क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, क्या लिया है? जो ये अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, इस अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा ध्यान दीजिएगा हम करेंगे क्या? यहाँ पर ये जो अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, इस अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रूफ ऑफ हेडिंग डाल दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, लिख सकते हो कि माना एक हमारे पास बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है। और पी के चारों ओर हमने एक अल्प पृष्ठ की रचना की है, ठीक है। इतना आप सभी लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब अल्प पृष्ठ द्वारा, अल्प पृष्ठ डीए द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम सबसे पहले इस अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? उसका समाकलन कर देंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो आप सभी लोग जानते हो कि अल्प पृष्ठ द्वारा अगर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो अल्प ही होगा, इसलिए इसको डी फाई ई से लिखते हैं। वैद्युत फ्लक्स को लिखते तो फाई ई से, लेकिन अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसको डी फाई ई से लिखेंगे। डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू में ए, ठीक है। और ए नहीं लिखेंगे चूंकि डी ए लिखेंगे, क्योंकि एरिया जो है वो डी ए, ई इंटू डी ए हो गया आपका। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि जो ये आपका डी ए वेक्टर है वो एन कैप वेक्टर से थीटा कोण बनाता है, तो मैंने ये बताया था अभी, ये कितना हो जाएगा आपका? ई इंटू डी ए कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई इंटू डी ए कॉस थीटा। गड़बड़ थोड़ा सा हो गया है। देखिए, जो इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो आपकी ऐसे है, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी जो दिशा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी वो इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की होगी, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आपकी ऐसे होगी। इसके बीच का एंगल आगे आपका थीटा है, तो वेक्टर ई और ए के बीच का अगर कोण आपका थीटा है तो वैद्युत फ्लक्स होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा। बस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा, इसके बीच बना कोण अगर थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अभी मैंने आप सभी को समझाया, ठीक है। परंतु अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? देखिए, हमको ये वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमको ई का मान पता होना चाहिए। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस आवेश के कारण है? इस आवेश के कारण है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे आवेश क्यू के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही? पी पर। कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश और आवेश से दूरी, आवेश से दूरी कितनी है? आर।
तो दूरी का स्क्वायर होता है, तो दूरी का स्क्वायर हो गया। ई का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे, इसको समीकरण मान लेंगे, लिखेंगे ई का मान रखने पर, क्या रखने पर, ई का मान रखने पर, ई का जब मान रखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर, ये ई का मान हो गया, इनटू में कितना है डी ए कॉस थीटा। कोई समस्या, हमारे समस्या यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने इस अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा, किसी काल्पनिक पृष्ठ द्वारा, क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, कुल वैद्युत फ्लक्स का मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वो इसके अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हमने अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब हमको संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इस अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या भाई, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो जो अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया इसका कर देंगे समाकलन। डी फाई का मान कितना था, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, है ना, और अपान में आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा। अच्छा, इसका समाकलन करेंगे तो डी फाई का समाकलन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे फाई ई हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए ये हो जाएगा, देखिए इसको तो ऐसे कर सकते हैं, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, और देखिए डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा के बराबर होता है। तो इसके स्थान पर डी ओमेगा लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी लिख सकते हैं। तो अब जब हम बाहर करेंगे तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, क्यों बाहर हो जाएगा, समाकलन हो रहा है ओमेगा के सापेक्ष, तो केवल डी ओमेगा का समाकलन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, उधर तो हो नहीं पाएगा, इधर ही मुझे अब करना पड़ेगा, तो इधर थोड़ा सा रब कर देंगे, फिर प्रूफ आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए यहाँ से लाइन ड्रा कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों हो गया, डी ओमेगा का समाकलन कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था डी ओमेगा क्या है, अल्प पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण है। जब इसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना आया था, 4 पाई। तो इस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू मैंने टोटल कितनी बताई थी, 4 पाई। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों इंटू में जो संपूर्ण घन कोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आ गया क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और यही तो हमारी गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय यही तो कहती है कि जो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। यही चीज़ हमें यहाँ पर क्या करना था, सिद्ध करना था। अर्थात अगर हमें गॉस की प्रमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। और आपको सिद्ध करना है कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। तो आज की इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया, क्षेत्रफल सदिश को पढ़ाया, समतलीय कोण को बताया, घन कोण को बताया, वैद्युत फ्लक्स को बताया, साथ ही में मैंने गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ा देंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।